नमस्कार दोस्तों। आज हम रामश्री आईएएस के ऑनलाइन चैनल के ज़रिए आपको एक बेहद रोचक विषय विदेश नीति क्या होती है से अवगत कराने की कोशिश करते हैं। मैं डॉक्टर एस के पांडे हूं। तो आइए विदेश नीति को जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो अनेक प्रकार की नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन होता है, लेकिन विदेश नीति एक ऐसा विषय है जो गंभीर उत्सुकता उत्पन्न करता रहता है। यह न केवल राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थी की रुचि का महत्वपूर्ण विषय होता है, बल्कि जन सामान्य का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होता है तो भारत के गांव-गांव में तक लोग विदेश नीति पर चर्चा करते हुए देखे जा सकते हैं। एक उदाहरण दूंगा इस संबंध में कि जब कारगिल में पाकिस्तान ने अतिक्रमण किया था तो लोग इस बात से काफ़ी नाराज़ थे कि हमारे प्रधानमंत्री बस से शांति का संदेश लेकर लाहौर गए, जबकि पाकिस्तानी सेना ने भारत के भूभाग का जानबूझकर अतिक्रमण किया। तो आइए आज हम इस सुरुचिपूर्ण विषय को जानने का प्रयास करते हैं कि यह अर्थात विदेश नीति होती क्या है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसके निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। ऐसे अनेक सवालों के जवाब तलाशने की कोशिशें हम अपने आज के इस पॉडकास्ट में करेंगे। जहां तक वर्तमान परिवेश में राष्ट्रीय हितों का संबंध है, इनमें मुख्य रूप से आर्थिक और सामरिक हितों को शामिल किया जा सकता है। दरअसल राष्ट्रीय हितों को पहले समझ लेना बेहद ज़रूरी है, इसके बाद ही हम विदेश नीति को जानने की कोशिश करें। प्रत्येक देश यह कोशिश करता है कि उसकी सुरक्षा अभेद्य रहे तथा वैश्वीकरण के इस दौर में वो अधिक से अधिक तरक्की कर सके। आज देश उन्नत युद्ध प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं। ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि वो नाभिकीय क्षमता अर्जित कर ले। वहीं उत्तर कोरिया परमाणु शक्ति का प्रदर्शन करता रहता है। उसके द्वारा अक्सर मिसाइल परीक्षण किए जाते रहते हैं। उसकी मिसाइलों ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बनाए हुआ है। कई बार तो वे जापान के ऊपर से गुजरते हुए अपने लक्ष्य को भेदती हैं। जिस तरह से अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक पर हमला किया, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि छोटे देश ये मानकर चलने लगे हैं कि एक परमाणु शक्ति ही उनकी सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण गारंटी है। जहां तक आर्थिक उन्नति का सवाल है तो इस समय हम सब इसे महसूस कर सकते हैं। हमने वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण के फल चखे हैं। उसके दुष्परिणाम भी तो झेलने ही पड़ेंगे। दुनिया के एक हिस्से में कुछ नकारात्मक होता है तो उसका बड़ा असर शेष दुनिया पर भी पड़ता जरूर है। उदाहरण के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध। मित्रों, इस युद्ध ने सभी को परेशान किया हुआ है। आपको पता है कि युद्धग्रस्त क्षेत्र दुनिया में एक प्रमुख खाद्य आपूर्तिकर्ता भी है। ऐसे में दुनिया के बाजारों में खाद्य वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति प्रभावित हुई है। प्रत्येक देश इस दुनिया का इस घटनाक्रम से प्रभावित हो रहा है, परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से। पाकिस्तान को ही ले लें, वहां आटे की कीमतों ने कोहराम मचा रखा है। इसी कारण प्रत्येक देश अपनी आर्थिक क्षमता को मजबूत बनाए रखना चाहता है और ये उसका प्रमुख राष्ट्रीय हित होता है। राजीव सीकरी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजी में पाम्स्टन के कथन का उल्लेख करते हैं कि इस दुनिया में न तो किसी देश के स्थायी मित्र होते हैं और न ही स्थायी शत्रु। ऐसे में जो कुछ स्थायी है वो राष्ट्रीय हित ही होता है। एक जमाने में फ्रांस और ब्रिटेन घोर शत्रु थे, किंतु आधुनिक समय में दोनों के बीच सहयोग रहा है। लंबी साझेदारियां देखने को मिली हैं विभिन्न क्षेत्रों में। 1956 में इजरायल के साथ फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर मिस्र पर तब आक्रमण किया जब उसने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसके अलावा भी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस मित्र राष्ट्रों के समूह में एक साथ थे। हालांकि वो इसके अपवाद का जिक्र भी करते हैं, वो अर्थात राजीव सीकरी जी अपनी पुस्तक में। वो कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन की मित्रता सदाबहार रही है और देखा जाए तो दुनिया में बड़े बदलाव हुए, लेकिन इन दोनों के संबंध स्थायी मित्रता की ओर संकेत करते हैं। एक बात
यह है कि किसी भी देश की अपनी व्यक्तिगत क्षमता बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उसकी क्षमता पर निर्भर करता है कि उसके संबंध अन्य देशों से कैसे हैं। कमजोर देशों को अधिक समय तक स्थायी मित्रों की जरूरत रहती है। देखिए, राष्ट्रीय हितों की कोई स्पष्ट रेखा नहीं है। इसे अनेक विद्वान अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। यथार्थवादी रियलिस्ट्स के अनुसार शक्ति प्राप्त करना ही राज्यों का मुख्य उद्देश्य है। सभी देश ऐसा करते रहते हैं, इसलिए दुनिया ताकत के पीछे अनवरत भागती रहती है। वहीं उदारवादी मानते हैं कि राज्य जो भी करते हैं उसके पीछे उनका उद्देश्य विश्व में शांति और सौहार्द के वातावरण का निर्माण करना शामिल है। यह भी जरूरी नहीं कि हर देश का राष्ट्रहित एक जैसा ही हो। यह परस्पर विरोधी भी तो हो सकता है। इससे टकराव बढ़ने की संभावना बनी रहती है। उदाहरण के लिए दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और अमेरिका के दृष्टिकोण एक दूसरे के खिलाफ हैं। चीन जहां इस क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है, वहीं अमेरिका और दुनिया का बड़ा भाग इसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मानता है। चीन ने तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय तक को नहीं माना। चीन कहता है कि उसके पुरखों के जमाने से ही दक्षिण चीन सागर चीन का हिस्सा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि ऐसे कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है जिससे चीन के दावे को समर्थन मिलता हो। हालांकि चीन अपने राष्ट्रीय हितों को अपने ही तरीके से बताने की कोशिश करता रहा है। भारत से ही ले लें उसके संबंधों को अगर, तो उसके टकराव की बड़ी वजह उसकी मनमानी इस तरह की व्याख्याएं रही हैं। चीन के बारे में कहा जाता है कि वो जरूरत के हिसाब से अपना स्टैंड फिक्स करता है। अगर एक जगह वो ऐतिहासिक प्रमाणों पर जोर देगा तो दूसरी जगह वो ऐसे प्रमाणों से इनकार भी कर सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया में बड़ी संख्या में नए देशों का उदय हुआ। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ बन जाने से विभिन्न देशों के आपसी संबंध पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए। प्रत्येक देश को अन्य देशों के साथ एक खास तरह से व्यवहार करना ही होता है। ऐसे में जिन रीतियों और तरीकों का इस्तेमाल देशों द्वारा किया जाता है, उसे विदेश नीति के अध्ययन के अंतर्गत शामिल करते हैं। एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो वर्तमान में विश्व व्यवस्था है, उसमें एक देश के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का प्रभाव अन्य देशों पर निश्चित रूप से पड़ता है। यह दोनों प्रकार का नकारात्मक हो सकता है और सकारात्मक भी। उदाहरण के लिए शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ और अमेरिका के तल्ख रिश्ते उन्हीं तक सीमित नहीं थे। उनका बहुत अधिक असर अन्य देशों पर भी पड़ रहा था। वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा दुनिया भर को प्रभावित कर रही थी। इसी प्रकार चीन के द्वारा शुरू की गई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का असर दुनिया के कई हिस्सों में पड़ना तय है। ईरान अमेरिका के मध्य तनाव पूरे मध्य पूर्व की राजनीति पर असर डालता रहा है। एकदम ताजा उदाहरण रूस यूक्रेन युद्ध का है। कोरोना से उभरती दुनिया पर इस युद्ध का गंभीर असर पड़ा है। यह युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, विश्व की शांति एवं स्थिरता उसी हद तक प्रभावित होती रहेगी। यहाँ पर हमें एक बात और जान लेनी चाहिए कि वर्तमान विश्व व्यवस्था में राज्य न सिर्फ अन्य राज्यों से बल्कि गैर राज्यीय तत्वों अर्थात नॉन स्टेट एक्टर्स से भी संपर्क में आते रहते हैं। गैर राज्यीय तत्वों के साथ कई बार यह स्वाभाविक रूप से होता है और अनेक बार अनिच्छुक रहते हुए भी संपर्क में आना पड़ता है। आपको याद होगा कि किस तरीके से अपने प्रथम चरण में या अवतरण में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को सिर्फ यूएई, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मान्यता दी थी। भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी थी। इसके बावजूद भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल को तालिबान से वार्ता करनी पड़ी। यह स्थिति इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 के अपहरण के बाद जन्मी थी। 24 दिसंबर 1999 को IC 814 को आतंकवादियों ने तब अपहृत कर लिया था जब ये उड़ान काठमांडू से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। यह एक निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। एक तरह से तात्कालिक नेतृत्व के समक्ष विमान के यात्रियों का जीवन बचाने का संकट उत्पन्न हो गया था। हालांकि भारत पूरी तरह से सक्षम था कि वो आतंकियों के खिलाफ कोई संक्षिप्त और प्रभावी ऑपरेशन करे, किंतु सरकार ने बड़ी सूझबूझ से यात्रियों को अपहर्ताओं के चंगुल से यानी कि कांधार से मुक्त करा लिया था। इस घटनाक्रम के समय लोग भारत को इजरायल की तर्ज पर आक्रामक कार्यवाही करने के लिए कह रहे थे।
दरअसल इजराइल ने ऐसे ही एक घटनाक्रम में अपने यात्रियों को अपहर्ताओं के विरुद्ध विदेशी जमीन पर अभियान चलाकर मुक्त कराया था। दरअसल तेल अवीव से फ्रांस जाते एयर फ्रांस के विमान को अपहर्ताओं ने हाईजैक कर लिया था। यह बाद में उगांडा ले जाया गया। उस समय वहां ईदी अमीन का शासन था, जो कि अपहर्ताओं के सिंपैथाइजर के तौर पर जाने जाते थे। बाद में इजरायली सेना के कमांडोज ने ऑपरेशन एंतेबे लॉन्च करके बंधकों को मुक्त करा लिया था। देखिए, प्रत्येक देश की विदेश नीति अपने हितों के आधार पर तय होती है। इजराइल के लिए जो जरूरी था उसने किया और भारत ने वही किया जो उसके हितों के अनुकूल था। एक ही घटनाक्रम में दो देशों की नीति एक सी होगी, यह कहना मुश्किल है। साधारण शब्दों में अगर देखा जाए तो विदेश नीति को हम एक ऐसी रणनीति कह सकते हैं जो परराष्ट्र संबंधों के मूल में होती है। प्रत्येक देश का उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करना होता है। एक बात तो तय है कि राष्ट्रीय हित किसी भी देश की विदेश नीति की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं। एक तरह से विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के इर्द गिर्द चक्कर काटती रहती है। अगर विशेष संदर्भ में देखा जाए तो विदेश नीति ऐसे प्रयासों का समुच्चय होती है जिससे देश को अधिकाधिक लाभ हो। आज के इस वैश्वीकरण के दौर में देखा जाए तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि कोई भी देश इतना सक्षम नहीं है कि वह स्वयं ही अपने हितों का संवर्धन अकेले कर सके। उदाहरण के लिए उत्तर कोरिया, यह देश दुनिया से अलग थलग रहता है। यहाँ कठोर शासन है जिसके कारण वहां पर होने वाली घटनाओं का सही तरीके से पता नहीं चलता। लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि विश्व की मुख्य धारा में न होने से इसे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं इसका पड़ोसी दक्षिण कोरिया बिल्कुल विपरीत स्थिति में है। उत्तर कोरिया की तुलना में दक्षिण कोरिया कहीं अधिक समृद्ध और खुशहाल देश है। आज सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस पृष्ठभूमि में विदेश नीति का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो इस पृष्ठभूमि को समझने के पश्चात आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि विदेश नीति होती क्या है। विदेश नीति किसी भी देश का अपने लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा प्रयास कहा जा सकता है जो अन्य देशों के व्यवहार को कुछ इस तरह से प्रभावित करे जिससे अपने देश को अधिकतम संभव लाभ मिल सके। पैडलफोर्ड और लिंकन लिखते हैं कि विदेश नीति किसी भी देश की अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अंतर्गत और उपस्थित वैश्विक पर्यावरण में उसके द्वारा स्वयं के हितार्थ प्रयासों का एक समूह है। वहीं जॉर्ज मॉडल्स की अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ फॉरेन पॉलिसी में उल्लेख करते हैं कि विदेश नीति किसी भी समुदाय की वो नीति है जिसको कि उसने अन्य देशों के व्यवहार को अपने अनुकूल प्रभावित करने और मौजूद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया है। दोस्तों, अगर इन परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अन्य देशों के व्यवहार को अपने हितों के अनुकूल प्रभावित करना विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। भारत प्रयासरत रहा है कि उसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले। चीन के अलावा अन्य सभी देश सैद्धांतिक तौर पर भारत का समर्थन करते रहे हैं। ऐसे में भारत की चीन के प्रति विदेश नीति का यह उद्देश्य हो सकता है कि उसके पूर्वाग्रह में अपेक्षित बदलाव लाया जाए और चीन भारत का समर्थन अन्य राज्यों की तरह ही करे। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 की समाप्ति पर भारत को संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों का समर्थन मिला था। ये भारत की विदेश नीति की एक बड़ी सफलता कही जा सकती है। लेकिन वहीं तुर्की और मलेशिया के रुख में परिवर्तन लाना भविष्य का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि ये दोनों देश भारत के हितों के अनुकूल नहीं आ रहे थे। भारत और के हितों को ध्यान में रखकर अगर इनके संबंधों का विश्लेषण किया जाए तो तुर्की और मलेशिया दोनों का दृष्टिकोण एक तरह से भारत के खिलाफ ही रहा है। इस तरह से देखा जाए तो विदेश नीति का उद्देश्य अन्य देशों के व्यवहार में न सिर्फ परिवर्तन लाना बल्कि यथास्थिति को बनाए रखना भी हो सकता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि जो देश अपने व्यवहार को अन्य देशों के हितों के अनुकूल बनाए हुए हैं, वो उसी प्रकार बना रहे, यह भी तो जरूरी है। बदलाव और यथास्थिति दोनों राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय होते हैं। तब तो हमें पहले बताई गई परिभाषाओं में संशोधन करना होगा, जिसका सार यही है कि विदेश नीति ऐसे प्रयासों का समुच्चय है जिसमें राष्ट्रीय हितों के आधार पर अन्य देश के व्यवहार को बनाए रखने या उसे बदलने पर जोर दिया जाता है। देखना यह होता है कि राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि देशों के व्यवहार को बदलने से हो रही है या फिर उसे बनाए रखने में। तब तो एक तरफ जहां चीन के भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर सुरक्षा परिषद वाले दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरूरत है, वहीं बाकी के समर्थक देशों को लेकर यथास्थिति बनाए रखना है। तो आशा है आपको इस बात का उत्तर जरूर मिल गया होगा कि विदेश नीति क्या होती है। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।